अटलांटिक, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बॉटम रिलीफ की चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने एक बेसिक मॉडल सीखा था कि किसी भी महासागर का एक बेसिक मॉडल जो होता है वो क्या होता है, जिसमें स्थलाकृतियाँ जो पाई जाती हैं, उच्चावचीय विविधता जो होती है वो कैसे होती है। उसमें हमने क्रम से सीखा था मग्न तट, मग्न ढाल, महासागरीय मैदान जो डीप ओशन प्लेन है, या ट्रेंच के बारे में देखा था, पहाड़ियाँ क्या होती हैं। इन सब पे चर्चा हमने पिछली क्लास में किया था आपसे, और आज हमें उसका एक एप्लीकेशन देख लेना है। मुख्य तो आपका वही है, लेकिन ये देख लेना है कि क्या वो सारी स्थलाकृतियाँ और महासागरों में कहीं पाई जाती हैं या फिर सिर्फ मॉडल में ही हमने सीखा था। तो इसके लिए हमें अलग अलग महासागरों में ये देखना है। ये ठीक वैसे ही है जैसे स्थल भाग पे हम देखते हैं अलग अलग महाद्वीपों पे कि कहाँ कितनी पर्वत हैं, पठार हैं, मरुस्थल हैं, मैदान हैं। वैसे हमें अब जलीय क्षेत्र में देखना है, सी लेवल से नीचे, कि महासागरीय क्षेत्रों में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अलग अलग में कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं जो एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण हैं। तो उन पे बात करते हैं हम सबसे पहले। इस क्रम में अटलांटिक महासागर को हम देख लेते हैं। तो अटलांटिक महासागर सबसे पहले देखते हैं क्या है। ये अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो पहला बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर के नितल उच्चावच ये है। अगर ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है तो अटलांटिक महासागर के पहले सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर था। प्रशांत महासागर का लगभग 50% भाग अटलांटिक महासागर के पास है, यानी 2 अटलांटिक मिल जाए तो एक प्रशांत महासागर बनेगा। इस महासागर का जो आकृति है वो एस आकार की है, थोड़ा सा मिलती जुलती आकृति है एस आकार की। इसकी सीमाओं की अगर बात की जाए कि ये महासागर किन सीमाओं से घिरा हुआ है, तो इसके पूर्व में अफ्रीका और कौन है? यूरोप महाद्वीप हैं, यानी यहाँ पे यूरोप है, ठीक है। और ये अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे। अब अगर इसके पश्चिम में आए तो इसके पश्चिम में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो यहाँ पर इसके पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पे आपको ग्रीनलैंड मिलेगा, यहाँ आइसलैंड है, और यहीं पे ऐसे संरचना आपको मिलती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। ये आकृति कुछ है अटलांटिक महासागर की। और देखते हैं कि अटलांटिक महासागर की जो भूआकृति है, जो उसके नितल पे जो उच्चावच हैं वो कैसे हैं। एक ओवर मैपिंग कर लेते हैं ऊपर से और देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, जैसे मध्य अटलांटिक कटक को लेकर के प्रश्न बनता है प्रीलिम्स में, और मेंस में अगर लिखने के लिए आ जाए कि अटलांटिक महासागर की भूआकृति को आप एक्सप्लेन कीजिए, तो आप कुछ चीज़ों को यहाँ जानते रहें जिससे कि एक्सप्लेनेशन में भूमिका के बाद आपको 100-150 शब्द लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बेसिन में हमने देखा था कि जो बेसिक हमने मॉडल देखा था उसमें बहुत सारे स्थलाकृतियों के बारे में हमने बात की थी, जैसे मग्न तट है, मग्न ढाल है, मैदान है, बेसिन है। महासागरीय बेसिन क्या होता है? जैसे स्थल भाग पे बेसिन होती है ना, अपेक्षाकृत निचला भाग, तो यही महासागरीय बेसिन भी है। अब महासागरों में जब उसकी भूआकृति पे जाएंगे, उसके तल पे जाएंगे, तो उसके तल पे अगर कोई निचला भाग है, थोड़ा सा थाली नुमा संरचना है उसकी, जो अपेक्षाकृत गहरा है, तो उसे बेसिन कहेंगे। कोई भी सागर जो होगा, समुद्र जो होगा, उसी बेसिन से टच में रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि अटलांटिक महासागर में सबसे पहले कौन सी स्थलाकृति आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में यहाँ पर एक लेब्राडोर सागर है। वो सागर लेब्राडोर बेसिन में पाया जाता है। तो सबसे पहली आकृति हमको लेब्राडोर बेसिन मिलती है। उसके बाद में यहीं पर आप न्यू फाउंडलैंड देखते हैं।
ठीक है, न्यू फाउंडलैंड। यही वो जगह है जहाँ पे जॉर्ज बैंक और कौन मिलता है, ग्रांड बैंक। ये जॉर्ज बैंक, ग्रांड बैंक जो है वो न्यू फाउंडलैंड बेसिन में पाए जाते हैं। ये इसलिए जाने जाते हैं, विश्व में मत्स्य उत्पादन के लिए ये फेमस है। यहाँ पे मत्स्य का उत्पादन कहाँ हो रहा है, न्यू फाउंडलैंड के बेसिन में हो रहा है। कारण कि बेसिन अपेक्षाकृत छिछला भाग होता है, थालीनुमा संरचना, तो वहाँ पे जो मैरीन डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, जो भी बेसिन होगी वहाँ पे। तो न्यू फाउंडलैंड बेसिन पे यहीं पे एक कटक है, न्यू फाउंडलैंड कटक। न्यू फाउंडलैंड के पूर्व में ये कटक पाई जाती है। और यही कटक जो है, चूंकि मैंने बताया था कि कटक समुद्र में उभरा हुआ हिस्सा होता है, एक पहाड़ी नुमा एक श्रृंखला होती है जो महासागरों में काफ़ी ऊंचाई तक आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक, अब ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में हम हैं, तो यहीं पे नॉर्थ अटलांटिक बेसिन है। और इस बेसिन के बाद में यहाँ पे एक नरेश गर्त पाई जाती है, नरेश गर्त। यही प्यूर्टो रिको है, प्यूर्टो रिको एक आइलैंड है। ठीक है, इसी के उत्तर में नरेश गर्त मिलती है। एक ट्रेंच भी है, क्योंकि प्यूर्टो रिको आइलैंड है, आइलैंड के बगल में ट्रेंच है। और मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेंच होती है उसी का सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या कहलाती है, गर्त कहलाती है, या डीप, ओशेनिक डीप। तो जो प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, इसी ट्रेंच की सबसे गहरी खाई है नरेश गर्त। ठीक है, इसके बाद में नॉर्थ अटलांटिक बेसिन हो गया। फिर यहाँ पे ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बगल में ब्राज़ील बेसिन है। यहाँ पे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के बगल में अर्जेंटीना बेसिन है। और अर्जेंटीना, ब्राज़ील बेसिन और अर्जेंटीना के बेसिन के बीच में एक ब्रोमली का पठार है, यूपीएससी का आया हुआ प्रश्न है, ब्रोमली पठार। जैसे स्थल भाग पे मैदान से थोड़ा सा ऊंचा और पहाड़ पर्वतों से थोड़ा सा नीचा भाग पठार कहलाता है, वैसे महासागरीय क्षेत्र में है कि जो पठार होता है वो अपेक्षाकृत कम नीचा भाग होता है, लेकिन मैदान से थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो जो बेसिन होती है, अब अर्जेंटीना बेसिन की जो गहराई है वो 6212 मीटर है, 6212 मीटर। और जो ब्राज़ील बेसिन की जो गहराई है वो 6119 मीटर है। इन दोनों के बीच में ये पठार है, तो इसकी ऊंचाई थोड़ा सा क्या है, ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक स्कोशिया कटक पाई जाती है, अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में। स्कोशिया एक आइलैंड है ना, तो यहीं पे एक कटक भी है, और उसी कटक पे एक स्कोशिया आइलैंड है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि पश्चिमी जो अटलांटिक महासागर है उसके कुछ फीचर हैं। लेकिन अब पूर्वी अटलांटिक महासागर में इस क्षेत्र में कौन से फीचर पाए जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे आप एक वाल्विस कटक है, वाल्विस कटक। ये अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है वाल्विस कटक। यहाँ पे अंगोला देश है, यहाँ पे अंगोला बेसिन है, एक अंगोला बेसिन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे गिनी है, गिनी की बेसिन है, गिनी बेसिन के बाद यहाँ पे कनारी बेसिन है, कनारी द्वीप के बगल में। यहीं पे केप वर्ड बेसिन है। ठीक है, फिर उत्तर में जाने पर यूरोप के पश्चिम में पश्चिमी यूरोपियन बेसिन है, पश्चिमी यूरोपीय बेसिन। यहाँ पर नॉर्वे है, नॉर्वेजियन बेसिन है, या नॉर्वेजियन बेसिन नॉर्वे में। ये सब बेसिन है। नॉर्वे और लेब्राडोर बेसिन यानी ग्रीनलैंड के बीच में एक कटक पाए जाते हैं, वीविल तस्मान कटक।
यहाँ पे बेबिल थॉम्सन है, तस्मा नहीं है, थॉम्सन कटक। ये तो कुछ रिलीफ है इसके। अफ्रीका के दक्षिण में अगुलहास एक स्थान है, एक द्वीप है, यहाँ पे अगुलहास बेसिन है। बात आती है महासागर का जो मध्य कटक है, मध्य अटलांटिक कटक, वो मध्य अटलांटिक कटक जो है वो एस आकार में महासागर के बीचों बीच में ये पाई जाती है, इसी वजह से इसे मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। इस कटक को दो भागों में देखते हैं। यहीं पे एक रोमांच गैप है, इस विषुवत रेखा के एकदम विषुवत रेखा पर ही रोमांच गैप पाई जाती है, और इस गैप के थ्रू दक्षिणी अटलांटिक कटक और उत्तरी अटलांटिक कटक यानी दो भागों में ये कटक बढ़ जाती है। तो जो दक्षिणी अटलांटिक कटक है इसको एक नाम दिया गया चैलेंजर कटक, और जो उत्तरी अटलांटिक कटक है इसे नाम दिया गया डॉल्फिन। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं। एक शब्द और एग्जाम में आया हुआ था, टेलीग्राफ का पठार क्या है? टेलीग्राफ पठार। तो जो टेलीग्राफ प्लेटू है वो यहाँ पे ग्रीनलैंड के पास में देखा जाए तो ये कटक थोड़ा सा क्या है, चौड़ी हो जाती है, इसी को नाम दिया गया टेलीग्राफ पठार। ठीक है। बाकी बहुत सारे द्वीप हैं जो आप वर्ल्ड मैपिंग में पढ़ चुके हैं, उन द्वीपों को आप फिर से देख लीजिएगा एक बार। ऐसे ही आपको और भी एक मैप और बना करके एटलस से आप बहुत सारे द्वीप हैं या और भी कटक हैं, गर्त हैं, खाइयाँ हैं, ट्रेंच वगैरह, उनको यहाँ पे आप दर्शा लीजिएगा। ठीक है, इसे आप बना लीजिए, फिर देखते हैं अगले महासागर के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चंस कभी कभी बनता है कि क्या अटलांटिक महासागर का जो नितल है वो फैल रहा है? क्या अटलांटिक महासागर का सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है? तो वो आप यहीं समझ लीजिए कि ये जो कटक है मध्य अटलांटिक कटक, मैंने आपसे पिछली क्लास में चर्चा किया हमने कि कटक कैसे बनती है। होता क्या है कि जब कटक का निर्माण हो रहा है तो ये जो बीच में एक नई स्थलाकृति बन जाती है। जैसे कोई महासागर है ऐसे, और इसकी चौड़ाई मान लीजिए 20 मीटर है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक कटक खुल जाए ऐसे, और इस कटक की चौड़ाई 2 मीटर हो, तो यहाँ इस 2 मीटर का गैप भरने के लिए जो नीचे से मैग्मा आएगी, यहाँ भ्रंशन हो गया, क्रैक हुआ, और वो क्रैक जो है वो कितना है, 2 मीटर की है। इस क्रैक को भरने के लिए नीचे से मैग्मा आएगा और वो महासागरीय जल से ठंडा होगा, तो ठंडा होकर वहीं जम जाएगा। तो पहले ये 20 मीटर का था, लेकिन 2 मीटर का क्रैक भी इसमें भर गया, तो अब ये कितना हो गई, ये 22 मीटर हो गई। तो ये कटक जो है ये बीच में वही क्रैक है, आप देखेंगे। तो इसी कटक के सहारे ये महासागर फैल रहा है, चौड़ा हो रहा है। ये अमेरिका अफ्रीका से जुड़ा हुआ भाग है, ये इससे जुड़ा हुआ था, ये दोनों यहीं से खुले थे और धीरे धीरे ये दूर जा रहे हैं, और बीच में ये कटक जो है वो और चौड़ी होती जा रही है। तो जब कभी बात आएगी कि हाँ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, तो किसके सहारे हो रही है, कटक के सहारे हो रही है। यानी जो मिड अटलांटिक रिज है उस रिज के सहारे अटलांटिक महासागर फैल रहा है। अटलांटिक महासागर सेपरेटली देखा जाए तो ये 4 प्लेटों पे डिपेंडेंट है। एक प्लेट अफ्रीकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यूरोपियन प्लेट और अमेरिकन उत्तरी अमेरिकन प्लेट। ये चारों प्लेटें एक दूसरे से क्या कर रही हैं, 2 प्लेटें उधर जा रही हैं, 2 प्लेटें इधर आ रही हैं, यानी दोनों पूर्व पश्चिम में बढ़ रही हैं। तो बीच में ये महासागर खुल रहा है। इस महासागर का अपना कोई प्लेट नहीं है, अगर अपनी सेपरेट प्लेट होती तो शायद ये फैलता ना, लेकिन ये 4 प्लेटों पे बना हुआ है, यानी 4 प्लेटों के बीच में बना हुआ है, तो इसकी अपनी कोई स्थलाकृति नहीं है इस महासागर की। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। हालांकि भूआकृतिक विज्ञान में इसे हम और डिटेल में बढ़िया समझाएंगे आपको जब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि अटलांटिक महासागर फैल रहा है तो वो इस कटक के सहारे फैल रहा है, इस मॉडल पे। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर का बॉटम रिलीफ है। इसमें मैंने बताया कि और भी आप इसमें अपडेट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं इसके बाद में कि प्रशांत महासागर का
बॉटम रिलीफ क्या है। तो प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी विश्व के लगभग 1/3 भाग पर यह फैला हुआ महासागर है। इसके पश्चिम में, प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया है, और इसके पूर्व में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसके पूर्व में ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसके पूर्व इधर पश्चिम में एशिया है। ऐसे आप देख लीजिए, यहाँ पे द्वीप वगैरह हैं और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ये प्रशांत महासागर की कुछ संरचना ऐसी आपको मिलती है। प्रशांत महासागर भी सिकुड़ रहा है और फैल भी रहा है। तो ये सिकुड़ने और फैलने की जो क्रिया हो रही है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी है, जो आप इसमें भूआकृतिक विज्ञान में सीखेंगे। तो जो कटक होती हैं, वो कटक आप वैसे समझ लीजिए कि जैसे कोई पार्ट है और उसमें क्रैक हुआ, उस क्रैक में कोई दूसरा पदार्थ आप भर दें। तो अब जो क्रैक जितना मीटर या जितना सेंटीमीटर का जो क्रैक हुआ है, जो जगह बनी थी जिसमें आपने बाहर से कोई सामान भर दिया, कोई धातु वगैरह, तो वो उतनी चौड़ाई उसकी बढ़ ही गई। इसी के कटक के सहारे ही महासागर क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। तो इसके जो बॉटम रिलीफ है प्रशांत महासागर की, वो देखते हैं। सबसे उत्तर में यहाँ पर आप देखिए एक ओखोटस्क सागर है, ओखोटस्क सागर। इसके पश्चिम भाग में, पश्चिमी प्रशांत में, या फिर आप कह सकते हैं कि पूर्वी एशियाई क्षेत्र में, ठीक है। उसी के नीचे यहाँ पे एक है क्यूराइल ट्रेंच। जहाँ भी ट्रेंच होती है वहाँ पे कोई ना कोई डीप पॉइंट उसका होगा ही। उसी के नीचे एक जापान द्वीप समूह है, जापान के पास में जापान ट्रेंच है। जापान ट्रेंच, जापान ट्रेंच के नीचे आप आएंगे, जापान द्वीप के नीचे, तो फिर फिलीपींस द्वीप समूह है, जो कि एक बड़ा द्वीप समूह पाया जाता है। यहाँ बहुत सारे द्वीप हैं इनके। तो फिलीपींस बेसिन है, उसी बेसिन में ये सारे द्वीप मिलते हैं। यहाँ पे फिलीपींस बेसिन है, और फिलीपींस बेसिन के नीचे ही यहाँ पे सबसे डीप पॉइंट मौरियाना गर्त पाई जाती है। मौरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आता है खूब कि मौरियाना गर्त किस महासागर में पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर में ये गर्त पाई जाती है। फिर यहाँ पे उत्तरी प्रशांत बेसिन है, उत्तरी ऑस्ट्रेलियन बेसिन। ठीक है, नीचे कुछ ट्रेंच पाई जाती हैं। यहाँ पे न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड के बगल में न्यूजीलैंड बेसिन है। ठीक है, न्यूजीलैंड बेसिन है, और उसी बेसिन के बगल में न्यूजीलैंड पठार भी है, जो ओशनिक प्लेटू है, वो भी पाया जाता है। इसके न्यूजीलैंड के ऊपर ही एक कर्माडेक ट्रेंच है, कर्माडेक ट्रेंच। और इस ट्रेंच के जस्ट ऊपर थोड़ा सा आप जाएंगे तो एक टोंगा ट्रेंच पाई जाती है, टोंगा ट्रेंच। ठीक है, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जस्ट नीचे थोड़ा सा पश्चिम में
एक साउथ ईस्ट पैसिफिक रिज पाई जाती है या बेसिन यहाँ पे है, इस ये यहाँ पर, यानी दक्षिण पूर्व प्रशांत बेसिन। देखिए बेसिन बहुत सारी हैं, बेसिन बहुत हैं, सबको लिख पाना संभव नहीं है और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। कुछ बेसिन्स इम्पोर्टेंट हैं जहाँ पे कोई आइलैंड बसा है या फिर किसी और कारण से वो इम्पोर्टेंस अपना रखती हैं। अब साउथ ईस्ट बेसिन हो गया तो फिर साउथ वेस्ट भी होगा एक, फिर साउथ बेसिन होगा तो फिर नॉर्थ बेसिन भी है। तो ये सारी बेसिन्स बहुत हैं। ट्रेंच वगैरह महत्वपूर्ण हैं। यहाँ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बगल में यहाँ पे पेरू है, चिली है, तो यहाँ पे एक पेरू चिली ट्रेंच पाई जाती है। पेरू चिली ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब खाई होता है और खाई का सबसे डीपेस्ट पॉइंट गर्त कहलाता है। तो पेरू चिली जो ट्रेंच है, इस ट्रेंच के बगल में पेरू गर्त पाई जाती है। इसकी पेरू के जस्ट बगल में यहाँ एक पेरू गर्त है। अब ये पेरू गर्त जो है वो पेरू चिली ट्रेंच का ही सबसे डीपेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये 6101 मीटर के आसपास इसकी गहराई है। ये कहीं कहीं गहराई कम या ज़्यादा आपको मिल सकती है, 2-4 मीटर, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्वाटेमाला है एक देश, तो ग्वाटेमाला के बगल में ग्वाटेमाला बेसिन है, ठीक है, ग्वाटेमाला बेसिन, और उस बेसिन में ट्रेंच है ग्वाटेमाला का, और उसी ट्रेंच में ये बसा है ग्वाटेमाला देश, उस ट्रेंच से संबंध रखता है। उसके आगे फिर देखा जाए एक मर्रे फ्रैक्चर है जो कैलिफोर्निया वाला हिस्सा है। कैलिफोर्निया एक फ्रैक्चर मतलब क्रैक पे है, तो मर्रे क्रैक है। फिर उसके बाद में गिलबर्ट माउंटेन है, यहाँ कैलिफोर्निया है, ये मर्रे क्रैक कह सकते हैं या फ्रैक्चर। यूरोप के पश्चिम में एक गिलबर्ट माउंटेन है, सी माउंटेन। अब ये मत समझिएगा कि ये स्थल पे है, महासागरों में भी मैंने बताया था कि पर्वत पाए जाते हैं। गिलबर्ट माउंटेन, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक अलास्का है। अलास्का के बगल में आप देखेंगे ना तो बहुत सारा एक द्वीप है, द्वीपीय चाप है, ठीक है, उसे एल्यूसियन द्वीपीय चाप बोला जाता है, या एल्यूसियन ट्रेंच भी है वहीं पे, एल्यूसियन ट्रेंच। तो ये पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत महासागर की कुछ रिलीफ है। बीच में हवाईयन द्वीप है, यहाँ पे हवाईयन कटक या रिज, एक कटक ये इंपॉर्टेंट है, और एक क्रिसमस कटक है यहाँ पर। ये बाकी कुछ बेसिन्स वगैरह हैं जो आप उत्तरी प्रशांत बेसिन है, जैसे यहाँ पे उत्तरी प्रशांत बेसिन है, उत्तरी प्रशांत बेसिन है। नीचे यहाँ दक्षिणी प्रशांत हो जाएगी, पूर्वी पश्चिमी। तो इस तरह की बेसिन्स हैं कुछ, वो आप मैप में देख लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे मैंने बताया है इम्पॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो और भी आप अपडेट किए रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। एग्जाम्पल जितना ज़्यादा होते हैं आंसर राइटिंग में उतना बेहतर माने जाते हैं। द्वीप वगैरह भी आप देख लीजिएगा। वैसे महासागरों में द्वीपों की अगर बात करें तो लाखों द्वीप हैं। अब यहाँ मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया द्वीप समूहों को देख सकते हैं। जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब द्वीप ही हैं। तो उन द्वीपों को भी आप थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी हम देखते हैं हिंद महासागर के जो बॉटम रिलीफ हैं उनके बारे में क्या है। तो हिंद महासागर चूँकि तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इम्पोर्टेंट महासागर है, इस बार ही यूजीसी नेट में हिंद महासागर की कटक से क्वेश्चन पूछा था, रिज से मिलाने के लिए आया था। तो हिंद महासागर का जो
रैंकिंग है विश्व में वो तीसरी है। इससे बड़े प्रशांत और अटलांटिक महासागर हैं। हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसका विस्तार जो है अधिकतम विषुवत रेखा के दक्षिण में है। इसे दक्षिणी महासागर भी कह सकते हैं। ठीक है, उत्तर में इसकी सीमाएं जो लगती हैं, यहाँ पे एक महाद्वीप जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसके साथ इसके पश्चिम में अफ्रीका के बाद में फिर यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया है, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिर म्यांमार और फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर बना दें, दिक्कत होगी लिखने में। ये अफ्रीका महाद्वीप, इसके पश्चिम में इंडिया है, बांग्लादेश, फिर म्यांमार से सीमा लगती है। ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की सीमा लगती है। ये इंडियन ओशंस है, हिंद महासागर है। ठीक है, इसका अधिकांश भाग आप देखेंगे कि यहीं पे विषुवत रेखा है और इसके दक्षिण में ही इसका अधिकांश भाग है। मेडागास्कर यहाँ पर है। ये इंडियन ओशन का एक चित्र है। इसके बॉटम रिलीफ में अगर देखें तो यहाँ पे एक अरब बेसिन है। अरब बेसिन में ही अरब सागर है। ठीक है, अफ्रीका के पूर्व में सोमाली है और सोमाली के पूर्व में सोमाली बेसिन है। ये हो गई। अगुलहास के बारे में मैंने अभी आपसे बताया था कि यहाँ अगुलहास बेसिन है। अगुलहास बेसिन है। मेडागास्कर के पूर्व में, उत्तर पूर्व में सेशल्स एक आइलैंड है, सेशल द्वीप समूह है। यहाँ पर सेशल्स है। इसे कटक भी है, आप सेशल्स कटक का नाम दे सकते हैं इसे। माउंटेन कटक है, इसी पे एक पर्वत श्रेणी है, सी माउंटेन है। ठीक है, वो उस कटक पे बनी हुई है। इसके दक्षिण में यहाँ पे गॉसबर्ग का कटक है, एक गॉसबर्ग कटक यहाँ पे एकदम हिंद महासागर के दक्षिण में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में एक साउथ ईस्ट इंडियन कटक, ये ऑस्ट्रेलिया है। इसके पश्चिम में साउथ ईस्ट इंडियन रिज यहाँ पर है, यानी दक्षिण पूर्व हिंद महासागरीय कटक। देखिए, नामकरण जो है वो काफ़ी हद तक दिशा के आधार पे और उस स्थल पे, जो जैसे हिंद महासागर पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम नाम तो हिंद से संबंधित है, इंडियन। नामकरण को लेकर के अगर 2 बार आप पढ़ेंगे मैप में ना उठा करके, तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी, आपको ध्यान में रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहीं पर निकोबार ट्रेंच है या निकोबार कटक कह सकते हैं। एक कटक है, एक द्वीपीय चाप है पूरा अंडमान निकोबार का। ठीक है, तो निकोबार ट्रेंच है। अंडमान निकोबार ये बेसिन है। कहीं कहीं लिखा हुआ आता है निकोबार गर्त, तो अगर ट्रेंच है तो गर्त तो निश्चित रूप से वहाँ पे होगी ही। जावा द्वीप के बगल में, ये जावा द्वीप है इंडोनेशिया का, यहीं पे एक जावा ट्रेंच है और जावा ट्रेंच में सुंडा गर्त पाई जाती है। हिंद महासागर का डीपेस्ट पॉइंट है सुंडा गर्त। ठीक है, इसकी गहराई 7725 मीटर है, सुंडा गर्त की गहराई। ये हिंद महासागर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा बिंदु है हिंद महासागर का।
अब देखते हैं इसमें बीच में एक कटक है, यहाँ लक्षद्वीप के बगल में है एक चागोस कटक, और उसके थोड़ा सा दक्षिण में एक है सोकोत्रा चागोस कटक। ठीक है, यहाँ पर और ये यहाँ पर ये चागोस कटक है और यहाँ सोकोत्रा चागोस कटक है एक। सोकोत्रा चागोस कटक और ये सेसल कटक से। ये 3 कटक आमने सामने ही है, यानी एक ये और एक सेसल कटक, और यहाँ पे एक पॉल कटक भी है, ध्यान में रखिएगा। ये सब हिंद महासागर में कटक है। एक 90 ईस्ट कटक जो कि मैप में नहीं दिखाई गई है आपके, लेकिन वो यहाँ पर है। ठीक है, इसे 90 ईस्ट नाम ही दिया गया है। नाइन्टी ईस्ट रिज, ये आप ध्यान रखिएगा। ये हिंद महासागर के बॉटम रिलीफ है। अब इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को नहीं दर्शाया है। ठीक है, मॉरिशस भी यहीं पे एक मेडागास्कर के पास में मॉरिशस कटक है, एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेता है। ठीक है, अगुलहास बेसिन के पास अगुलहास कटक है। बेसिन्स वगैरह आप वहाँ पे देख लीजिएगा एटलस में, जैसे अरब बेसिन मैंने बताया है, एक सोमाली बेसिन बताया, मेडागास्कर के बगल में मेडागास्कर की बेसिन है, अगुलहास दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन बेसिन है। इन सब बेसिन्स को भी एक बार आप नज़र दौड़ा लीजिएगा। अगर बात की जाए द्वीपों की, तो अंडमान निकोबार हमने बताया, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ मालद्वीप है, मॉरिशस द्वीप है, इंडोनेशिया के पश्चिम में बहुत सारे द्वीप हैं, दक्षिणी हिंद महासागर में बहुत से द्वीप हैं जिनको आप देखिएगा, रियूनियन द्वीप वगैरह। ठीक है, मेडागास्कर के पूर्व में पाए जाते हैं, या प्रिंस एडवर्ड है, एम्स्टर्डम है, क्रोजेट द्वीप समूह है, ये सब हैं। तटवर्ती समुद्र, कभी कभी मार्जिनल सी के बारे में पूछ लेता है, तो मार्जिनल सी का मतलब वो होता है जो हिंद महासागर से लगा हुआ समुद्र है, यानी सागर है। तो हिंद महासागर से लगा हुआ जैसे लाल सागर है, फारस की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर, अंडमान सागर है, इन सब को भी पॉइंट में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हिंद महासागर के बॉटम रिलीफ है। और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर हमने देखा। और कुल मिला करके नितल उच्चवच का ये चैप्टर आज समाप्त होता है। इसमें इम्पोर्टेंस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका, जो हमने पिछली क्लास देखी उसमें ये मैपिंग की बातें थी, जो आप अलग अलग जगह पर मैपिंग करते भी हैं। जैसे आप जब वर्ल्ड मैपिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैपिंग आप करते हैं, सागर, खाड़ी, जल संधियाँ वगैरह सब पढ़ाई जाती हैं। वहाँ भी आपको सागर या मार्जिनल सी वगैरह जो हैं, द्वीप हैं, द्वीप भी वर्ल्ड मैपिंग में आप पढ़ते हैं, द्वीप है, मार्जिनल सी है, खाड़ी है, इन सबको वहाँ पे देखना होगा। नया यहाँ पे क्या है इस मैप में खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि ये जो कटक है, कटक के बारे में आप जानकारी रखिएगा, और जो एक दो ट्रेंच हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेंच हैं, उनके बारे में आप जानकारी एक्स्ट्रा रखिएगा। बाकी मैपिंग की प्रैक्टिस आप खूब कीजिए, क्वेश्चंस आते हैं तो फिर लोकेशन को दर्शाने में कोई दिक्कत ना आने पाए।